आज हम करेंगे कविता पर्वत प्रदेश में पावस। इस कविता को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बहुत ही मजेदार तरीके से समझने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तो हम करेंगे ही साथ इसी चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, इस पाठ के कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जी ने इस पूरी कविता में क्या बताया है, एक बार दो चार लाइन में मुझसे सुन लो, ताकि जब मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूं तो आपको ये कविता बहुत अच्छे से समझ में आए। देखो, नाम से ही पता चल रहा है पर्वत प्रदेश में पावस। पावस का मतलब होता है वर्षा ऋतु, और पर्वत प्रदेश का मतलब जहां पर्वत ज्यादा हो। पर्वत कहां ज्यादा होते हैं? उत्तर साइड, भारत के उत्तर साइड आप जाओगे तो आपको दिखेंगे बहुत सारे पहाड़। तो पर्वत प्रदेश में पावस का मतलब हुआ ऐसा प्रदेश जहां पहाड़ ही पहाड़ हो, उन पहाड़ी इलाकों में वर्षा ऋतु का आना। अब ये तो हुआ कविता का अर्थ। तो कुछ कुछ ऐसा ही हम कविता में भी पढ़ने वाले हैं कि पर्वत प्रदेश में जब पावस ऋतु आती है, वर्षा ऋतु आती है, तो वहां का माहौल क्या होता है। पहले के दो तीन पैराग्राफ में तो हम ये पढ़ेंगे कि जो पर्वत प्रदेश होता है, यानी जहां पहाड़ ही पहाड़ हो, वहां का वातावरण कैसा होता है। और उसके अगले दो पैराग्राफ में या एक पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि जब वहां पर पावस ऋतु आती है तो कैसा वातावरण हो जाता है। यही अब हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। देखते जाइए। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। अब यहां से वैसे तो पढ़ने से समझ में आ गया होगा, लेकिन आपको भी पता ही होगा, जब आप कभी पहाड़ी इलाके में गए हो या ना भी गए हो तो मैं बता देता हूं, लेकिन पहाड़ी इलाकों में जो लोग गए हैं उनको पता है क्या, कि पर्वत प्रदेश में यानी पहाड़ी इलाके में काफी सुंदर नजारे होते हैं। और वहां का जो वातावरण होता है, एटमॉस्फेयर होता है, वो पल पल परिवर्तित होता रहता है। कभी धुंध आ गई तो कभी धुंध हट गई, कभी धूप आ गई, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। इस तरह से इतना सुंदर वातावरण देखते ही बनता है। तो जो लोग गए हैं उनको तो पता होगा। वही बात यहां पर लिखी हुई थी। एक बार दो लाइनों के शब्दार्थ भी देख लीजिए। देखो, पावस का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं, वर्षा ऋतु, और प्रकृति वेश का मतलब प्रकृति का रूप। तो क्या लिखा है? पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पर्वत प्रदेश में पावस ऋतु थी, उसमें पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, यानी हर पल प्रकृति का वेश बदल रहा था, परिवर्तित हो रहा था। प्रकृति का वेश का मतलब प्रकृति का रूप, प्रकृति का रूप हर पल बदलता हुआ नजर आ रहा था। कब? जब पर्वत प्रदेश में पावस ऋतु आती है तब। ये बात दो लाइन में लिखी थी। आगे देखिए। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। अब इन चार पंक्तियों में क्या बताया, पहले आप मुझसे सुन लो। देखो, यहां एक पहाड़ का चित्र आप देख रहे हैं, और इस पहाड़ी इलाके में नीचे की तरफ तालाब है, और तालाब में इस पहाड़ की परछाई दिख रही है। तो कवि क्या कह रहे हैं? कवि को ऐसा लग रहा है जैसे ये अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर अपनी इमेज देख रहे हैं। कौन? ये पहाड़। किसमें? तालाब में। और इमेज देखने का मतलब अपना चेहरा देख रहे हैं आईने में। ऐसा लग रहा है जैसे उनका ये शीशा है, उनका ये दर्पण है। किनका? पहाड़ का। पहाड़ का ये दर्पण, तालाब, इसमें वे अपनी इमेज, अपना चेहरा देख रहे हैं आंखें फाड़ फाड़ कर। यही बात हम इस चार पंक्तियों में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसके शब्दार्थ देख लीजिए। मेखलाकार का मतलब होता है करघनी के आकार की पहाड़ की ढाल। और करघनी क्या होता है? करघनी का मतलब होता है, जो बच्चे अक्सर आपने देखे हो, छोटे बच्चे अक्सर कमर के ऊपर करघनी पहनते हैं, एक तरह का धागा पहनते हैं, आप जैसे चित्र में भी देख रहे हैं, इसको करघनी कहते हैं। तो करघनी के आकार, ये करघनी का ही आकार लिया हुआ है ना ये पहाड़, तो गोलाई, एक तरह का गोलाई एरिया, तो उस करघनी के आकार के पहाड़ की जो ढाल होती है उसको मेखलाकार कहते हैं। यानी एक तरह की पहाड़ का आकार को ही मेखलाकार कहा है। पर्वत अपार, पर्वत बहुत सारे हैं। इसके अलावा शब्दार्थ में सहस्र का मतलब होता है हजार, दृग सुमन, दृग का मतलब होता है आंखें, और सुमन का मतलब फूल, तो फूल रूपी आंखें, इस तरह से बन जाएगा। अवलोक माने देख रहा है, महाकार माने विशाल आकार। किसका? पर्वत का। अब इन चार पंक्तियों की हिंदी क्या होगी, उससे पहले बच्चों कवि का नाम मैंने क्या बताया था, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखते हैं कितने बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। देखो बच्चों, मेखलाकार पर्वत अपार, पर्वत बहुत, अपार का मतलब बहुत सारे, कि पर्वत बहुत सारे हैं, कि करघनी के आकार के पर्वत बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। अपने सहस्र मतलब अपनी हजारों, क्या? फूल रूपी आंखों को फाड़ फाड़ कर क्या कर रहे हैं? अवलोक रहा है बार बार, यानी देख रहा है बार बार। कौन? नीचे जल में, नीचे जो जल है वहां पर अपना विशाल आकार, अपनी हजारों फूल रूपी आंखों को फाड़ फाड़ कर अपना आकार देख रहे हैं। कौन? पर्वत। एक बार फिर से सुन लो कि बहुत सारे पर्वत जो करघनी के आकार के हैं, वो अपनी हजारों फूल रूपी आंखों को फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं। क्या?
अपना विशाल आकार नीचे जल में, यानी अपना विशाल आकार नीचे तालाब में वो बार बार देख रहे हैं। आगे देखो, जिसके चरणों में पला ताल। अब वो कहां देख रहे हैं? ताल मतलब होता है तालाब, तालाब में देख रहे हैं। दर्पण सा फैला विशाल, जो दर्पण की तरह मतलब एक शीशे की तरह, जैसे आईना देखते हैं ना हम लोग, वैसे ही वो पहाड़ भी तालाब में अपना आईना देख रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ लिखा था कि जिसके चरणों में, जिसके पैरों में पला ताल, ताल भरा हुआ है। ताल मतलब तालाब, तालाब भरा हुआ है, जो उसके लिए विशाल दर्पण सा बना हुआ है, मतलब उसके लिए एक विशाल आईना है। किसके लिए? पहाड़ों के लिए, जो मैंने चित्र में भी दिखाया था। आगे देखो, गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं जाग भरे निर्झर। अब यहां 4 पंक्तियों में क्या बताया है वो आपको इस चित्र के माध्यम से समझ में आएगा। देखो, दरअसल जब झरना नीचे की तरफ गिरता है ना पर्वतों से, आपने भी देखे होंगे झरने, वाटरफॉल, वो जब झरने नीचे की तरफ गिरते हैं तो झाग बनाते हैं, बनते ही है। पानी जब नीचे गिरेगा इतनी ऊपर से तो झाग बनता है, और जो झाग बनता है वो मोतियों की तरह, जैसे बुलबुले उठते हैं ना, मोतियों की तरह बुलबुले उठते हैं, उसमें झाग बनती है। तो मोतियों की लड़ी के समान वो नजर आ रहा है। किसको? लेखक को, सॉरी कवि को। कवि ऐसा ही कुछ इन 4 पंक्तियों में बता रहे हैं। देखो, शब्दार्थ देख लीजिए। गिरी का मतलब पर्वत, मद मतलब मस्ती में, और निर्झर माने झरना। तो अब यहां पर झरने के बारे में बात हो रही है कि झरना नीचे की तरफ गिर रहा है और झाग बना रहा है, और वो झाग ऐसा है जैसे मोतियों की लड़ी बना रहा हो। यही बात हम पढ़ने वाले। देखो, गिरी पर्वत, पर्वत का गौरव गाकर झरझर। कौन गा रहा है पर्वत का गौरव? पर्वत का गौरव गाने वाले हैं झरने, जो मद में यानी मस्ती में नस नस उत्तेजित कर, अपनी हर एक नस को उत्तेजित, उत्तेजित मतलब होता है एक्साइटमेंट, तो एक्साइटेड होकर क्या कर रहे हैं? मस्ती में मोतियों की, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। निर्झर माने झरना। झरना क्या कर रहा है? मोतियों की लड़ी से भी सुंदर वो क्या बना रहे हैं? झाग की लड़ियां बना रहे हैं, जो बहुत सुंदर हैं। एक बार फिर से देख लीजिए कि पर्वत का गौरव गाकर, गौरव यानी गान करके, यानी उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें, गर्व भरी बातें कहकर, कौन? झरझर करके। कौन झरझर कौन कर रहा है? झरना। तो पर्वत का गौरव गाकर झरझर अपनी उत्तेजित कर, नस को उत्तेजित कर या मस्ती में उत्तेजित करके, मोतियों के समान लड़ियों की, मोतियों की लड़ियों के समान झरने अपनी झाग उत्पन्न कर रहे हैं। आगे देखो, गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरवर हैं झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अब यहां क्या बता रखा है? अभी तक तो पहाड़ों के बारे में बात थी, उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में हम पढ़ रहे थे झरनों के बारे में। अब आ जाते हैं पर्वतों पर पेड़ भी होते हैं। वो पेड़ क्या कर रहे हैं? दरअसल वो पेड़ बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, और इनके हृदय से निकलते हुए, यानी ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ों के हृदय से निकलते हुए वो पहाड़, वो सॉरी वो पेड़ आकाश को छूने की तरफ बढ़ रहे हैं, या आकाश को छूना चाहते हैं। उनके मन में आकाश को छूने की इच्छाएं हैं, यही बात लिखी हुई है। लेकिन पहले शब्दार्थ देख लीजिए। देखो, गिरिवर का मतलब होता है पर्वत, उर का मतलब होता है हृदय, इसके अलावा उच्च आकांक्षाओं यानी ऊंचा उठने की कामना या इच्छा, ऊंचा उठने की इच्छा रखने वाले कौन? वो पर्वत, सॉरी वो पेड़। तरवर का मतलब होता है पेड़, और नीरव नभ मतलब होता है शांत आकाश। एक अनिमेष का मतलब एक तक, और चिंता पर का मतलब चिंता में डूबे हुए। अब इसकी व्याख्या देखो, गिरिवर के उर से, गिरिवर का मतलब होता है पहाड़, तो पहाड़ के हृदय से उठ उठकर कौन उठ रहे हैं? उच्च आकांक्षाओं से तरवर, उठने वाले हैं तरवर यानी पेड़, और उनके मन में क्या है? ऊंचा उठने की कामना है। मतलब पर्वत के हृदय से उठ उठकर या निकलकर पेड़ ऊंची कामना लिए हुए, ऊंचा उठने की कामना लिए हुए झांक रहे हैं। किसको झांक रहे हैं? शांत आकाश को झांक रहे हैं, और शांत आकाश को झांकते हुए वो एक तक उसे देख रहे हैं। अटल हैं मतलब अपने मन में एक अटल इच्छा लिए हुए हैं, और अटल मतलब जो टले नहीं, जो बदले नहीं, तो अटल इच्छा लिए हुए हैं, लेकिन कुछ कुछ चिंता में डूबे हुए भी हैं कि हम उस आकाश को कैसे छुएंगे, इसकी चिंता भी उन्हें है। तो ये सारी चीजें पेड़ों के बारे में थी कि पर्वत के हृदय से उठकर ऊंची कामना लेकर वो लगातार एक तक देखते हुए, किसको? आकाश को, शांत आकाश को देखते हुए थोड़ी चिंता में वो ऊंचे उठने की कामना लिए हुए हैं। ये बात इस 4 पंक्तियों में थी। आगे क्या बता रखा है वो भी ध्यान से सुनो। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर,
अब यहां आगे के दो चार पंक्तियों में हम ये पढ़ने वाले हैं कि अब यहां पर यानी पहाड़ी इलाके में वर्षा ऋतु आ गई है। वर्षा ऋतु आने पर कैसा मौसम होता है, क्या वातावरण होता है, अब हम पढ़ने वाले। देखो, उड़ गया अचानक लो, पहले शब्दार्थ देख लीजिए। शब्दार्थ है भूदर का मतलब पहाड़, और पारद के पर, पारद मतलब होता है बादल, और पर माने पंख, तो बादल के पंख। अब बच्चों इसकी व्याख्या करने से पहले पहाड़ों का शीशा या दर्पण क्या था इस कविता में, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखते कितने बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। आगे देखो, उड़ गया अचानक लो, उड़ गया मतलब वो जो वातावरण था ना, उससे पहले हमने पढ़ा, यानी वो पेड़ थे, वो तालाब था, वो झरना था, ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी है ना, ये सारी चीजों के अलावा अब आ गए हैं वहां पर बादल, जो क्या कर रहे हैं, अब वहां का वातावरण क्या होता है, वहां बरसात होती है तो क्या होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। देखो, उड़ गया, वो जो वातावरण था वो सब उड़ गया। अचानक लो, अचानक ही वो सारा गायब हो गया, वो जो सुंदर नजारा दिख रहा था अब वो परिवर्तित हो गया है भूदर यानी पहाड़ों पर। फड़का अपार, फड़का यानी वो मंडरा रहे हैं, कौन, बादल के पंख, बादल ही बादल हो गए वहां। रव शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। अब इन दो पंक्तियों में ये बता रखा है कि वहां सिर्फ झरने की आवाज ही रह गई, अब बस बाकी सब उड़ गया है, यानी वो जो पहले वाला वातावरण था सब गायब हो गया है। और अब क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे अंबर, अंबर यानी आकाश, धरती पर टूट पड़ा हो, यानी आकाश से जो बादल है वो मूसलाधार बरस पड़े हैं। अब यही कुछ हम दो पंक्तियों में पढ़ेंगे। देखो, रव का मतलब होता है आवाज और निर्झर का मतलब होता है झरना, बाकी आपको पता होंगे। देखो, आवाज ही शेष रह गई है, किसकी, झरने की, वहां पर अब सिर्फ झरने की आवाज ही शेष रह गई है। और है टूट पड़ा भू पर अंबर, अंबर मतलब आकाश, भू माने धरती, धरती पर आकाश टूट पड़ा मतलब मूसलाधार बरसात होने लगी। आगे क्या हुआ, आगे लिखा हुआ है, धस गए धरा में सभ्य शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यो जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। अब ये चार पंक्तियों में क्या बता रखा है ये भी आपको मैं एक चित्र के माध्यम से समझाता हूं। देखो कि जब मूसलाधार बरसात आती है ना, तो पेड़, जो पहाड़ों के पेड़ हैं वो नीचे की तरफ झुक जाते हैं। तो कवि ने ऐसा कहा जैसे वो पेड़ नीचे की तरफ धस गए हों, तो नीचे की तरफ झुके हुए पेड़ों को नीचे धसना कहा है। और इसके अलावा जो तालाब था, यहां तालाब में बादल की एक परत आ जाती है, बादल ही बादल हो जाते हैं, क्योंकि ऊंचे ऊंचे इलाका है या ऊंचा ऊंचा एक स्थान है, तो उस ऊंचे स्थान पर चारों तरफ बादल ही बादल हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे तालाब जल गया हो, तालाब में पानी में आग लग गई हो, वो जला उस, क्योंकि धुआं धुआं लगता है बादलों की वजह से, तो उस धुएं की वजह से ऐसा लगता है जैसे तालाब में आग लग गई हो या तालाब जल गया हो। और इसके अलावा ऊपर से मूसलाधार बरसात भी हो रही है। तो ये बरसात करवाने वाले कौन, इंद्र देवता, इंद्र देवता, इंद्र भगवान बरसात करवाते हैं। तो ये सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे इंद्र भगवान कोई जादूगर हैं, वो कुछ अच्छा सा जादू दिखा रहे हैं। ये सारी चीजें अब हम यहां पर पढ़ेंगे। और वो इंद्र भगवान आए कैसे थे, बादलों पर बैठकर, यही सब चीजें हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। पहले शब्दार्थ देख लीजिए। धरा का मतलब होता है धरती, सभ्य का मतलब भय के साथ, शाल माने एक वृक्ष का नाम है शाल, और उठ रहा धुआं जल गया ताल, ताल माने तालाब, ये आपको पता है। अब इन दो पंक्तियों की पहले देख लीजिए। धस गया धरा में, धरा में यानी धरती में, सभ्य, सभ्य यानी डर के साथ, शाल माने एक वृक्ष होता है, तो एक वो जो वृक्ष थे वहां पर वो भय के साथ ऐसा लग रहा है जैसे धरती में धस गए हो। कब, जब पावस आती है यानी जब वर्षा होती है। उठ रहा धुआं, उठ रहा धुआं, धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। जल गया ताल, तालाब जलता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे तालाब में आग लग गई हो और वहां पर धुआं ही धुआं उठ रहा हो। ये सब चीजें दो पंक्तियों में लिखी थी। आगे की दो पंक्तियों में जो मैं समझा चुका हूं वो कुछ इस तरह से थी, जैसे बादलों पर इंद्र देवता आ गए हो, इंद्र देवता विराजमान हो और वो जादूगर के समान लग रहे हैं या जादू करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यही सब कुछ लिखा हुआ था। शब्दार्थ देख लीजिए। जलद यान का मतलब होता है बादल रूपी विमान में या यान में बैठकर, विचर विचर यानी घूमते हुए, इंद्रजाल का मतलब जादू करते हुए। अब इसकी व्याख्या करने से पहले बच्चों, पावस का मतलब क्या बताया था एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखते कितने बच्चे अभी तक भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। देखो, यो जलद यान में यानी बादल रूपी विमान में विचर करके यानी घूमते हुए इंद्र देवता या इंद्र भगवान क्या कर रहे हैं, जादू का खेल कर रहे हैं। कब, जब इस मौसम में जब बरसात आती है तो पहाड़ों पर ऐसा लगता है जैसे तालाब जल गए हो, तालाब में धुआं ही धुआं नजर आता है बादलों का, और चारों तरफ बरसात ही बरसात, और जो पेड़ होते हैं वो झुक जाते हैं, नीचे की तरफ धंसने से लग जाते हैं। ऐसा ही कुछ यहां चार पंक्तियों में लिखा हुआ था। बच्चों, आपको लग रहा हो ये कविता खत्म हो गई है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी तो आपको इसी कविता की सप्रसंग व्याख्या भी तो चाहिए होगी, वो भी रिटर्न में, तो वो भी आपको मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ आपको इसके इंपोर्टेंट
क्वेश्चन भी देखने हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन भी और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। यानी ये चारों चीजें आपको अभी पढ़नी है, लेकिन मिलेंगी कहां? मिलेंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 10th बी क्लास। इस नाम से आपको एक लिंक मिलेगा, कुछ इस तरह से जैसा आप देख रहे हैं, यहां पर आपको ये चारों चीजें देखने को मिल जाएंगी, तो ये जरूर देखना। लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। अगर आप इस कविता को अच्छे से समझ चुके हो तो आप देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आकाश कैसा लग रहा है? बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट कर देना ना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। आकाश कैसा लग रहा है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे, ए स्वच्छ, बी धुंध भरा, सी शांत, डी अशांत। आपके 5 सेकंड, 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी, शांत। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, जादू के खेल कौन खेल रहा था? आपके ऑप्शन, ए अग्नि देवता, बी सूर्य देवता, सी चंद्र देवता, डी इंद्र देवता। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन डी, इंद्र देवता। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। कौन अपना वेश पल पल बदल रहा है? आपके ऑप्शन, ए पर्वत, बी बादल, सी प्रकृति, डी वृक्ष। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन सी, प्रकृति। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, निर्झरों में क्या चीज भरी हुई है? आपके ऑप्शन, ए झाग, बी फूल, सी पत्ते, डी टहनियां। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए, झाग। तो बच्चों, ये आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हां, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड फ्री क्रैश कोर्स आ गया, जो कि बिल्कुल फ्री है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा, तो ये लिंक जरूर देखना, क्योंकि इस लिंक में आपको आपकी क्लास से रिलेटेड ए टू जेड सिलेबस एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।